तो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या थी, और अब हम लोग करने वाले हैं आज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के क्वेश्चन, है ना। इसके क्वेश्चन आंसर का है आज, मतलब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिससे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की, वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले के लिए नहीं, आपके ग्रेविटेशन के लिए भी वही रहती है, ग्रेविटेशन में भी काम में आती है, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कॉन्सेप्ट आर सिमिलर, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, समझ गए कि नहीं। तो देखो अभी यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं भी से डिनोट कर रहा हूँ। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं अभी, है ना। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आंसर ये आ जाएंगे बेटा यहाँ पे। सबसे फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय माइनस के अपॉन आर, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इससे। तो सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा इसका, क्या पढ़े थे हमने, याद है कि नहीं। सॉल्यूशन क्या जाएगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, यही है ना, माइनस dv अपॉन dr। इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, और dv अपॉन dr क्या है, व्हाट इज dv अपॉन dr। कभी कभी ये भी टर्म होता है कि भाई dv अपॉन dr क्या है। इस टर्म को बोलते हैं हम ग्रेडियंट। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ में वेरी करती है तो उसको ग्रेडियंट बोला जाता है, दैट वर्ड इज ग्रेडियंट, ठीक है। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ में वेरी करती है तो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है। जब कोई फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे डिस्टेंस के साथ में वेरी कर रही तो उसको ग्रेडियंट वर्ड यूज करते जनरली, है ना, समझ गए कि नहीं। उसको क्या बोलेंगे अपन, इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, so electric field is negative gradient of v मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये माइनस का साइन क्या शो करता है, इसका भी एक मतलब है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये माइनस साइन ऐसे खाली पीली वैसे नहीं लगा दिया, सिर्फ dv अपॉन डी आर नहीं लिख दिया हमने। इसकी भी मतलब, इसका भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसकी, नेगेटिव साइन shows that direction of electric field is along maximum decrease in v। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस डायरेक्शन पे सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन पे पोटेंशियल आएगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी उस डायरेक्शन पे भी आएगा, समझ गए कि नहीं। सो E इज अलोंग मैक्सिमम डिक्रीज इन V, ये माइनस साइन का मतलब है। और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन माइनस dv अपॉन dr माइनस d अपॉन dr ऑफ, इट इज माइनस k बाई r, एंड इसको हम माइनस माइनस प्लस लाएगा, k कांस्टेंट है, d अपॉन dr ऑफ, इसको मैं ऊपर ले जाके लिख दूं तो r की पावर -1 हो जाएगा, इट इज k into -1 r की पावर -1 and -1, and the answer is minus k by r square। ये पोटेंशियल है, और फार्मूला क्या हमने यूज कर लिया, ये d upon dx of x to the power n, it is n into x to the power n minus 1 वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया।
समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट इस पे? समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए कि नहीं, कि डाउट है कुछ? हेलो, समझ गए? कोई डाउट है किसी को भी? हेलो, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, क्लियर हो गया ना? इतना आगे बढ़े अपन लोग। अब समझ गए? कोई डाउट है तो बोलो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सर ये स्टेप नहीं समझा, है ना? नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर वो राइट हैंड साइड वाला। ये वाला? हाँ सर। ये समझ गया पूरा? हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट से है ना। अब यहाँ पे फील्ड निकालना, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर करना है। तो पोटेंशियल का फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये वाला दिया है ना, माइनस के बाई आर वाला। के पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर वेरिएबल। तो यहाँ पे माइनस ऑफ डी अपॉन डी आर, और भी की जगह पे हमने माइनस के बाई आर को किया। ठीक है। अब इसमें ये माइनस और माइनस कट गया और के कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया। अब डी अपॉन डी आर और 1 अपॉन आर है, ये ऊपर जाके लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको? जैसे अगर मान लो 1 बाई एक्स है तो इसको क्या लिखते हैं? एक्स की पावर माइनस 1 लिखते हैं ना हम लोग, कि नहीं? यस सर। हाँ, अभी समझ गया? हाँ। पक्का? हाँ सर। उसके बाद फिर ये वाला रूल लगा दिया हमने डिफरेंशिएशन का। ठीक है, क्लियर? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिया? हेलो, ले लिए क्या? सर हाँ, सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल को अपन ऐसे मतलब किसी फिजिकल एग्जांपल से विजुअलाइज नहीं कर सकते क्या? मतलब याद रखने के लिए। एग्जांपल से, फिजिकल एग्जांपल से डायरेक्ट कैसे विजुलाइज कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी को विजुलाइज कर लेते हैं अपन, पोटेंशियल को डायरेक्ट नहीं विजुलाइज होगा। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट विजुलाइज होती है ना, जो सॉकेट वगैरह होते हैं, 220 वोल्ट का है, 300 वोल्ट का है, 400 वोल्ट का है, जैसे आपके बैटरी वगैरह है। ठीक है। हाँ। तो ये आपकी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज ज्यादा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेली लाइफ में उतना यूज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा है, पोटेंशियल का यूज नहीं है ना उसका। आप डायरेक्ट पोटेंशियल से आप कुछ एनर्जी में कन्वर्जन वहां पे नहीं देख रहे हो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी में आप डायरेक्ट देख रहे हो, इसलिए आप इसको डायरेक्ट विजुलाइज कर पा रहे हो। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, इसलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रख रही है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनडायरेक्ट इंफ्लुएंस रख रही है। इनडायरेक्ट मतलब समझ गए, जो हमको दिख नहीं रही है बस, है ना? हाँ। हाँ, जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो हमको डायरेक्ट दिख नहीं रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डायरेक्ट दिख रही है। भाई आपका मोबाइल में बैटरी लगी है, सेल में बैटरी लगी है ना? या फिर आपके घरों में जो इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, उन सब में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायरेक्ट ऐसा दिख नहीं रहा है। समझ गए? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन अभी, है ना? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। अलग मतलब अभी कॉन्सेप्ट तो यही यूज होगी, बट मैं जो फंक्शन है वो अलग ले रहा हूं अभी। नाउ दिस इज पेज नंबर 2 एंड अगला एग्जांपल ये है, आप इसको एग्जांपल से समझ लो। इफ potential is a function of x square y plus yz, then find electric field at 1, -1, 2। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ इसी तरह से किए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन अब थोड़ा अलग टाइप का लिया मैंने, जिससे आपका डिफरेंशिएशन में भी कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते, वो भी गड़बड़ी ना हो,
है ना, इसलिए मैंने फंक्शन कुछ इस तरह का ले लिया है। अब सॉल्यूशन में तुम्हें याद है ना क्या फार्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ आई कैप dv अपॉन dx प्लस j कैप dv अपॉन dy प्लस k कैप dv अपॉन dz। ये लगेगा ना बेटा, आया ना, है ना, समझ गए? यस सर। हाँ ओके। एंड देन अब हम इसको ना कंपोनेंट वाइज निकाल लें। तो अगर ये देखोगे कि ये x कंपोनेंट है यहाँ पे, तो व्हाट इज x कंपोनेंट? x कंपोनेंट इज माइनस dv अपॉन dx एंड इट इज माइनस d अपॉन dx ऑफ, इसका पोटेंशियल का फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। तो इसके डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना। आपको ये दो टर्म है, अलग अलग टर्म है, तो पहले वाले टर्म में y कांस्टेंट आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और दूसरे वाले टर्म पे क्योंकि x है ही नहीं वेरिएबल, ये है नहीं है ना, पहले वाले में x था तो y कांस्टेंट बाहर आ गया, अब दूसरे वाले में x है ही नहीं, तो ये जो दोनों टर्म है आपके ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कहलाएंगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और ये वाले टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0। तो सॉल्व करने पे माइनस 2xy आ गया। तो x कंपोनेंट आपका इस तरह से निकल गया फील्ड का। अब इसी तरह से y कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग, जैसे x कंपोनेंट निकाल लिए, तो y कंपोनेंट किस तरह से जाएगा बेटा, Ey is minus dv upon dy minus d upon dy of कितना है x स्क्वायर y प्लस वाई जेड। अब क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y दोनों में है ना, y दोनों पे, इसका मतलब अभी दोनों टर्म, अब कोई भी इसमें 0 नहीं होगा, आंसर निकलेगा। आंसर निकालते हम लोग कि कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व अगर हम कर लें तो इट इज माइनस ऑफ, सॉरी पहले वाले टर्म में से क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी वाई, फिर माइनस इसमें से z कॉमन आ जाएगा dy अपॉन dy। तो सॉल्व करने पे आपके पास आंसर बच रहा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड, क्योंकि dy अपॉन dy कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, यहां तक समझ गए कि डाउट है कुछ? हेलो, हाँ। अब सिमिलरली z के साथ में डिफरेंशिएट कर दो। तो z के साथ में जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, z कंपोनेंट आप निकाल रहे हो dv अपॉन dz माइनस ऑफ dz, फिर ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड। तो सॉल्व करके देख लेते हैं अभी कितना आता है, देखो जरा। अब इसमें कौन सा टर्म पूरा 0 हो जाएगा, कौन सा टर्म पूरा 0 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड माइनस इसमें y कॉमन आ जाएगा dz अपॉन dz, है ना। तो इसमें ये पूरा टर्म अब कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, और अगर ये पूरा टर्म यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस वाई dz अपॉन dz इज 1, तो माइनस वाई। तो आपने तीनों कंपोनेंट निकाल लिए, x भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, z भी निकाल लिया। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर आएगी फिर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज EXI कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप, और इसको ये जो कंपोनेंट आए थे उनको अगर हम लिख दें माइनस 2XY I कैप एंड फिर माइनस ऑफ, सॉरी प्लस ऑफ, ऐसा लिखना पड़ेगा पूरा ब्रैकेट में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड जे कैप एंड माइनस वाई के कैप, है ना। तो अब हमें कहाँ पे चाहिए ये फील्ड, कौन से पॉइंट पे चाहिए, 1 -1 एंड 2 पे चाहिए। तो पहले हम ये वैल्यू पुट कर दे 2 इंटू 1 इंटू -1 आई कैप प्लस इट इज -1 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 j कैप एंड माइनस ऑफ -1 k कैप। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी, ये देखो जरा कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, पूरा फाइनल आंसर इसका। ये समझ गए कि नहीं फाइनल आंसर? हेलो, फाइनल आंसर समझ गए कैसे कैलकुलेट किए?
फाइनल आंसर कितना आ गया ये? फाइनल आंसर विल बी 2i कैप और ये हो जाएगा -3j कैप और माइनस माइनस प्लस k कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गया बेटा? हेलो? हाँ सर। हाँ, समझ गया इसको कि नहीं? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट इस पे किसी को भी? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। पेज नंबर 3 का ये तो हो गया, हमने पोटेंशियल से फील्ड कैसे कैलकुलेट करते ये निकाल लिया, ठीक है ना? पोटेंशियल से फील्ड। अब फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालना है, फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालना है, अब इस पे आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3, ठीक है। देखो पेज नंबर 3, ये इस तरह से आएगा अभी, ठीक है। अगला एग्जांपल ये है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज xi कैप प्लस yj कैप, if at 2,2 पर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, then find potential at 4, -4। 2,2 पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, आपको 4, -4 पे पोटेंशियल बतानी है, और फील्ड का फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म पे। अब कैसे सॉल्व करोगे? पोटेंशियल पता थी तब क्या कर रहे थे हम लोग, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे थे, ध्यान रखना, पोटेंशियल से फील्ड निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेट। यस, अब हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो याद है ना फार्मूला, डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन r I टू r f एंड इट इज E डॉट dr, ये फार्मूला है ना? और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक जाना आपको? अच्छा, E डॉट डी आर, जब भी E डॉट डी आर एफ डॉट डी आर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है EX dx प्लस EY dy, ऐसा लिख दो, और अगर Z कंपोनेंट भी है तो भी उसको लिख दो, और जो लिमिट आएगी वो कहां से कहां तक की आएगी लिमिट? अभी चलो मैं यहाँ पे लिख दूं RI से लेके R, है ना? RI की जगह पे यहाँ पे जो लिमिट आप लिखो, क्योंकि X और Y के फॉर्म पे आपने लिख दिया XI YI, और अपर लिमिट आ जाएगी XF YF, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे प्रॉपर लिमिट पुट करते हैं। देखो लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 2,2, अपर लिमिट 4, -4, EX कितना दिख रहा है x dx, और EY कितना दिख रहा है y dy। ये स्टेप समझ गए कि नहीं? ये वाली स्टेप x dx प्लस y dy, ये स्टेप समझ गए या नहीं? समझ गया बेटा ये स्टेप? जिनको नहीं समझा तो एक और तरीका ये हो गया, देखो मैं समझाने का, सिंस R वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर Z कंपोनेंट है तो भी उसको भी लिख दिया जाता है, तो फिर dr वेक्टर बन जाता आपका dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ये बन जाएगा आपका। और फिर यहाँ पे अगर हम E डॉट dr ले लें तो E वेक्टर आपके पास में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप, एंड दिस इज x dx प्लस y
डी वाई। यस, अभी समझा कि नहीं कि क्यों हमने x dx प्लस y dy लिखा? क्लियर हो गया बेटा? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? तो आगे इतनी कहानी आपको नहीं लिखना है। जैसे E डॉट डी आर है या F डॉट डी आर है, तो E डॉट डी आर है तो डायरेक्ट लिखो EX dx प्लस EY dy, और EX यहां से देख के लिखो कि X कंपोनेंट क्या है। जैसे यहाँ पे X है तो X आ गया, अगर यहाँ Y होता तो यहाँ पे Y रहता, अगर यहाँ Z रहता तो यहाँ Z रहता, यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे अगर -10 रहता तो यहाँ -10 लिखते। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज बोल रहा हूँ, इसी पे। So therefore delta V is equals to minus of integration, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? अब इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसका आंसर जाएगा, माइनस का साइन रहेगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x स्क्वायर बाई 2, और इसका भी हो गया y स्क्वायर बाई 2। लिमिट 2,2 से 4,-4 तक लिमिट रहेगी, और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना। तो पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस का साइन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये किसके बराबर आ गया बेटा? यहाँ पे 16, मतलब 8 प्लस 8 एंड माइनस ऑफ 2 प्लस 2, कितना हो गया? 16। 16 में से 4 गया, कितना बच रहा है? 12 वोल्ट आ गया। समझ गए? विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन चलेगा साथ में, -12 वोल्ट। तो डेल्टा V आपने निकाल दिया, डेल्टा V इज -12 वोल्ट। तो डेल्टा V मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। एंड व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल? 2,2 पे इनिशियल पोटेंशियल कितनी हमारे पास में? 10 वोल्ट है, उसको पुट कर दो। तो फाइनल पोटेंशियल इज -10 वोल्ट equals to -12 volt, and after solving final potential will be, इस साइड पे आएगा, -2 volt is the final answer। ये समझ गए? हेलो, बोलो भाई, क्लियर हो गया इतना कि डाउट है कुछ? हेलो, अरे बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना फील्ड से। अभी ये और खत्म नहीं हुआ, अभी और है बाकी। अगले पेज पे आते हैं हम लोग। नाउ पेज नंबर 4, एक टर्म में यहां पे लिख रहा हूं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओगे क्या? व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस? क्या आंसर होना चाहिए अपना? इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलेंगे? हेलो, किसको बोलेंगे बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस? सर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेम हो पूरे सरफेस में। पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाँ ठीक है, किसी चार्ज पार्टिकल की उस सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, ठीक है। लेकिन हमने वर्ड पोटेंशियल यूज किया ना सीधा। तेरा आंसर भी ठीक है, लेकिन तूने और थोड़ा आगे एडवांस आंसर दे दिया कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल उस सरफेस पे रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे सब जगह पे सेम रहेगी। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब ये है कि ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसी रहे? सेम रहे। समझ गए ना? ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो,
ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ गए? हेलो, समझ गया क्या बेटा? हेलो, अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? सर रिपीट करो। फिर से रिपीट करूं, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? हेलो, यस सर। यस सर। हाँ। अब ये सरफेस देखो, ये कौन सा सरफेस, ये किस टाइप का सरफेस, ये प्लेन, प्लेन सरफेस है ना? हेलो, यस सर। ये कैसा सरफेस है? सर्कल। राउंड। स्फेरिकल, स्फेरिकल भाई, सर्कल थोड़ी, स्फेरिकल 3D, इसलिए तो बॉल दिखा रहा हूं मैं तुमको, सर्कल थोड़ी दिखा रहा है। समझ गए? यस सर। हाँ, एक ऐसा सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है। ये सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है। और अगर मान लो मेरे पास ये एससीबी की बुक है, ये ऐसा कर दिया मैंने, ये कौन सा सरफेस कहलाएगा इसका? सर्कल। कर्व्ड सरफेस। ये भी 3D है ना? ये 3D रहेगा, ये भी 3D रहेगा। ये कैसा रहेगा? 2D रहेगा। ठीक है? अब जैसे कहीं बोल दिया इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन मतलब ऐसी लाइन जहां पे हर जगह पे पोटेंशियल कैसी हो, सेम हो। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, द सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, है ना? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको 3D पे ऐसा बना दिया, ये प्लेन सरफेस है एक ऐसे, दिस इज एनी प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है। और मान लो इस प्लेन सरफेस पे पोटेंशियल कितनी है, 80 वोल्ट इस प्लेन सरफेस पे पोटेंशियल। अब इस सरफेस के कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, तो इसके हर जगह पे पोटेंशियल कैसी होगी, हर जगह पे पोटेंशियल कैसी आएगी, potential at A equals to potential at B equals to potential at C and that is equals to 80 volt. ये कैसा सरफेस आ गया यहाँ पे, इट इज कर्व्ड सरफेस, है ना? और सपोज यहाँ पे 40 वोल्ट पोटेंशियल है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये मान लो सी है, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी दैट इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। समझ गया ना? ये सपोज एक सरफेस मैंने लिया ऐसा, ये कौन सा सरफेस कहलाएगा फिर, दिस इज स्फेरिकल सरफेस, है ना? और मान लो इसके सरफेस पे 40 वोल्ट है, इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कैसी रहेगी, ए बी सी। और अगर मैं अंदर कोई पॉइंट ले लूं यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट ये डी है, तो पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट सी दैट इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी, अंदर के पॉइंट पे नहीं होगी भाई बराबर। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमने इस सरफेस को इक्विपोटेंशियल माना है, ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, अंदर की पोटेंशियल हमें नहीं पता कितनी है, इसलिए हमने ये अलग लिख दिया। जैसे मान लो अंदर इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो मैंने कितना लिख दिया, सपोज ये डी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल लिख दिया 60 वोल्ट, है ना? अंदर सेंटर पे कुछ और लिख दिया, तो ये पूरे सरफेस पे पोटेंशियल 40 वोल्ट है। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? तो ये सरफेस कैसा हो गया, इट इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख दूंगा ईपीएस, दिस इज स्फेरिकल ईपीएस, दिस इज कर्व्ड ईपीएस। और ये वाला सरफेस कैसा है, इट इज
प्लेन ईपीएस, ईपीएस मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, अभी ये डायग्राम यहाँ पे 3D पे आपको दिख रहा है, इस डायग्राम को 2D पे भी इस तरह से बना देते, कभी कभी ऐसी लाइन आपने बना दी, ठीक है, और इस लाइन पे लिख दिया 80 वोल्ट। अब ये जो प्लेन है ना, ये कुछ इस तरह से है, मतलब कॉपी पे ऐसा रखा हुआ, बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर, तो आपको बिल्कुल एक लाइन जैसा दिखेगा, और थोड़ा तिरछा करके रखोगे तो ऐसा दिखेगा, और आपने ऐसा रख दिया बिल्कुल कॉपी पे परपेंडिकुलर रख दिए, तो बस एक लाइन बस दिखेगी ऐसे। समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ गए ना, ऐसा सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसी होती है, सेम होती है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ले लिए? पेज नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। हाँ, पेज नंबर 5। देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्वेश्चन में ना ये ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच में ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल दी हुई है वोल्ट में, और इधर पे एक्स दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से 10 वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मतलब 0 से 2 सेंटीमीटर तक जाने पे पोटेंशियल यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, फिर 2 से लेकर 4 तक जाने पे पोटेंशियल क्या हो रही है, कांस्टेंट है, फिर 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक जाने पे पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर आप देखोगे E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr का मतलब क्या है, ये dV अपॉन dr क्या है, अगर आपका ग्राफ बना हुआ है V वर्सेस R का, यहाँ पे मैंने ले लिया V और यहाँ पे ले लिया R, और ये कोई ग्राफ है ना V वर्सेस R में, तो इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी, दिस इज tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या होगा, dV अपॉन dr होगा, और ये dV अपॉन dr है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर होगी। नेगेटिव स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ये भी आएगा ना बेटा, इस टर्म का मतलब ये है, नेगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, तो यहां से भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो यहाँ पे अगर मान लो 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक फील्ड कितनी, ये निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, तो ये कितनी आएगी, आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि 0 से 4 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, क्योंकि कुछ स्पेस ऐसा दिख रहा है जहां पे फील्ड है ही नहीं, तो 0 से 2 सेंटीमीटर तक अगर आप फील्ड देखोगे, ये बढ़ रही है ये फील्ड, और ये किसकी इक्वल आ रही है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा x लिख देना, एंड फाइनल पोटेंशियल 2 पे जाके 10 वोल्ट, इनिशियल 0 अपॉन 2 सेंटीमीटर माइनस 0, सॉल्व करने पे कितना आ गया, ये माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर देना, माइनस 10 वोल्ट अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, 2 5 जा 10, माइनस 500 वोल्ट पर मीटर, माइनस 500 वोल्ट पर मीटर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, कितनी फील्ड आएगी बता सकते हो क्या, सेकंड पॉइंट में फील्ड कितनी है, अगला
इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर में कितनी फील्ड आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इट इज अगेन माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x एंड माइनस ऑफ डेल्टा v मतलब ये 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया? 0। समझ गए कि नहीं? 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है और जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी वहां पे फील्ड क्या रहेगी? 0 रहेगी। समझ गए ना? जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है मतलब फील्ड वहां पे 0 है। इसके बाद तीसरा कैलकुलेशन, थर्ड पॉइंट का कैलकुलेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कहां से कहां तक के लिए निकालना हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर टू x इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। 4 से 6 सेंटीमीटर के बीच में फील्ड कितनी है? तो इट इज ऑफ माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। ये कितना हो गया? 0 0 माइनस 10, ये हो जाएगा वोल्ट पे, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, है ना? ये रहेगा सेंटीमीटर पे। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब इट इज प्लस 500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना? प्लस 500 वोल्ट पर मीटर। कहां पे फील्ड है? 4 से 6 तक, प्लस 500 वोल्ट पर मीटर। अब इसको मैं ग्राफिकली भी बना के बताता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इस पेज पर, स्क्रीनशॉट लो। ये समझ गए कि नहीं? कोई डाउट यहां तक? कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? हेलो, कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? अरे समझ गए कि नहीं कि डाउट है कुछ कैलकुलेशन में? हेलो, समझ गए सर। हाँ, एक्चुअल में फिजिकली इस ग्राफ का मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग, कि फील्ड एक्स डायरेक्शन पे है और यहां पर की जो फील्ड लाइन आ रही है ये वाले पोर्शन की, इट इज माइनस 500 वोल्ट पर मीटर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस 500 वोल्ट पर मीटर। यार अभी तक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो क्या पढ़े थे? अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या पढ़े थे हम लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना इस पेज का कि नहीं? हेलो, स्क्रीनशॉट ले लिए थे? सर हाँ, पेज नंबर 6 अभी। हाँ, अभी तक हमने यूनिट क्या पढ़े थे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और इसके कारण एक यूनिट इसकी थी न्यूटन पर कूलम, है ना? न्यूटन पर कूलम इज वन ऑफ द यूनिट। एक और यूनिट बन गई यहीं से, डीवी अपॉन डी आर से कौन सी यूनिट बनी? थोड़ा सोच के बताओ। डीवी अपॉन डी आर से कौन सी यूनिट बन गई? वोल्ट पर मीटर। यस, यहां पर से आपकी यूनिट बन गई वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर, 2 यूनिट हो गई आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक हो गई वोल्ट पर मीटर और एक यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। 2 यूनिट आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का मतलब ये है कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 एंड देन x इक्वल्स टू 6। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन यहाँ पे ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें ड्रॉ करना है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आ रही है, तो 0 से 2 सेंटीमीटर तक जाने पे फील्ड इतनी है। नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, इधर पे है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे है E। यहाँ पे फील्ड कितनी है? 0। और फिर 4 से 6 तक जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ये इसका मतलब है। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो यहाँ पर भी 500 वोल्ट पर मीटर है, यहाँ पर भी 500 वोल्ट पर मीटर है। मतलब ये वाला जो स्पेस है ये खाली है, ये स्पेस खाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। ये स्पेस खाली, इसका मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल है। कितने वोल्ट की पोटेंशियल दिख रही थी यहाँ पे? दिस इज 10 वोल्ट पोटेंशियल
तो किसी जगह पे फील्ड जीरो होती, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगी। फील्ड जीरो होने से जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होगी। जबकि पोटेंशियल अगर हम देखें, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे कितनी पोटेंशियल है आपकी, 0 वोल्ट। फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे आके पोटेंशियल कितने वोल्ट हो गई, 10 वोल्ट। यहाँ पर भी कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट है। और 6 सेंटीमीटर पे पहुंच के पोटेंशियल फिर से कितने वोल्ट हो गई, 0 वोल्ट हो गई। तो आप यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रही है ना, फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गई और यहां से यहां तक फिर डिक्रीज होने लगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक और बात यहाँ पे निकल के आई कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, क्या आ गया बताओ जरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। रिमेंबर दिस रिजल्ट, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड का डायरेक्शन होता है। ध्यान रखो। लास्ट वाली लाइन फिर से बताना। कौन सी वाली लाइन? तो ये हायर पोटेंशियल, देख इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये लिखा हूं मैंने। देख यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे 0 वोल्ट है, x इक्वल्स टू 2 पे कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। तो फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ, बराबर है। हाँ सर। फिर 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, वहां पे कोई वेरिएशन नहीं है पोटेंशियल पे, तो उतनी की उतनी है। उसके बाद देखो अब 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ चलने पे, 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ जब आप चल रहे हो, मतलब x इक्वल्स टू 4 से x इक्वल्स टू 6 तक, तो 4 सेंटीमीटर पे फिर से पोटेंशियल कितनी वोल्ट है, 10 वोल्ट है ना। हाँ सर। और 6 सेंटीमीटर पे कितनी है, 0 वोल्ट है। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, फिर से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो गया। सर हाँ बोलो अभी क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पे अगर पोटेंशियल फील्ड अगर 0 रही तो पोटेंशियल कुछ भी मतलब कांस्टेंट रह सकती ना। हाँ फील्ड 0 है मतलब वहां पे पोटेंशियल 0 हो ये जरूरी नहीं है। जहां पे फील्ड 0 इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। और वैसे भी इसका मतलब ये होता है ना, देख किसी टर्म का डेरिवेटिव अगर मान लो v कांस्टेंट है तो e की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे यहाँ पर से देख, इफ v इज कांस्टेंट देन e इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ या ना बताना। बेटा डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी है ना ये, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, हाँ सर। है ना, क्या Yes, प्रॉपर्टी डेरिवेटिव की, कि अगर ये v कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट, 10 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो किसी जगह पे पोटेंशियल 0 है वहां पे फील्ड भी 0 हो सकती है, लेकिन किसी जगह पे फील्ड 0 है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल 0 हो। देख ये 0 है, ये भी 0 हो सकता है, ये कांस्टेंट है तब भी ये 0 हो सकता है। समझ गए कि नहीं, हाँ या ना, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। हाँ सर। हाँ और अगर कहीं पे ये 0 है, ये 0 है, तो वहां पर भी v की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल सकती है, सम कांस्टेंट वैल्यू मिल सकती है वहां पे। जैसे ये e0 वहां पे v की वैल्यू मिल रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि e0 हो और वहां पर v भी 0 हो, मान लो e भी 0 और v भी 0, तो सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन है, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पे, है ना, सभी पॉसिबिलिटीज ओपन है। बात समझ गए कि नहीं, आप मैथमेटिकली भी सारी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हो कि क्या क्या ओपन है। v कांस्टेंट है तो e 0 है, v 0 है तो वहां पर e 0 हो सकता है। अब उल्टा देखो, जहां पर e 0 है वहां पे v 0 हो सकता है,
जहां पे ई नॉन जीरो हो वहां पर भी जीरो हो सकता है, क्योंकि चेंज की आप बात कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो, सर और एक बार बताना। एक बार और बताऊं, देख, कहीं पर भी जीरो है तो वहां पर ई जीरो हो सकता है, कहीं पर भी कांस्टेंट है तो वहां पर भी ई जीरो हो सकता है। मतलब v की वैल्यू जीरो पे ई की वैल्यू जीरो हो सकती है, v की वैल्यू नॉन जीरो हो वहां पर ई जीरो हो सकता है। बात समझ गए कि नहीं? हाँ सर। और कहीं पे अगर ई जीरो है तो वहां पे भी जीरो हो सकता है, कहीं पे अगर ई नॉन जीरो है वहां पर भी जीरो हो सकता है। ठीक है ना? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये इस ग्राफ का मतलब है कि भाई ये ग्राफ का मतलब क्या है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे है कैसी। तो एक्चुअल में ये फील्ड लाइन इस तरह से ना बना के आपने उसको इस तरह के ग्राफ के फॉर्म पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है ना? ओके, अगले पेज पे जा रहा है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया क्या? यस सर। सर मतलब ई जीरो नहीं होते हुए भी वी जीरो हो सकता है? हाँ, ई नॉन जीरो होते हुए भी वी जीरो हो सकता है। ठीक है, और ये कल की क्लास में और जस्टिफाई हो जाएगा जब हम चार्ज रख के करेंगे, ये तो मैथमेटिकली देखे हम लोगों ने। ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। सर इसको, ई नॉन जीरो होता तो कैसे? अरे ऐसी केस हो सकते हैं ना, ये दो बॉल है मान ले, ये प्लस है और ये माइनस है, हाँ। इसके बीच में कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे भी जीरो होगी, लेकिन बीच में कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अच्छा हाँ सर। ठीक है ना? तो ये अभी करेंगे, कल अपन करेंगे, तो और ये अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला ये और अभी क्लियर हो जाएगा, है ना, एक बार। ठीक है, अगली क्लास में स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ठीक है, ले लिए? हाँ सर। पेज नंबर 7, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन ये है यहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर मान लो ये दो पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं यहाँ पे, these are two parallel इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिए हुए हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर, ये 100 वोल्ट पे है और ये 80 वोल्ट पे है, ये 100 वोल्ट और ये 80 वोल्ट। ठीक है, एंड ये दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज सरफेस S1, दिस इज सरफेस S2। तो ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे क्या है, S1 एंड S2 आर टू पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक सरफेस की पोटेंशियल है 100 वोल्ट और दूसरे सरफेस की पोटेंशियल कितनी है, 80 वोल्ट। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सो दिस इज दियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में बताना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। हाँ, अब कभी कभी ये डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा बनाए, डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं हम लोग, ये ऐसा, दिस सरफेस इज S1, दिस सरफेस इज S2, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये है 100 वोल्ट पे और ये है 80 वोल्ट पे। अभी कैसा करोगे ना, ये डायग्राम ऐसा बना दो या इस तरह से बना दो, इमेजिन एक जैसे ही करना है। यहाँ पे ये सरफेस बोला, ये लाइन नहीं, ये सरफेस है। बस देखने का तरीका ये है, आपने कॉपी पे थोड़ा सा या तिरछा आप देख रहे हो, है ना, साइड व्यू आपने ले लिया, या फिर आपने बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली ऐसा रख दिया, तो ये लाइन के जैसा दिखेगा फिर यहाँ पे। ठीक है ना?
समझ गए कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का? माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो माइनस ऑफ, यहां पर कितने वोल्ट है? 80 वोल्ट, माइनस 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे कितना हो गया? E की वैल्यू कितनी आ गई? 20 वोल्ट अपॉन 10 सेंटीमीटर, एक जीरो ये कट गया। तो इट इज 200 वोल्ट पर मीटर या 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बात समझ गए ना? 200 वोल्ट पर मीटर, समझ गए? सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अब डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो किधर आएगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ गए ना? या फिर आप यहां पे देख लो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किसके परपेंडिकुलर आएंगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कैसी रहेंगी ये फील्ड लाइंस? परपेंडिकुलर रहेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, तो एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे निकल के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है ना? तो डायरेक्शन, और एक और बात आती है, माइनस का साइन क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस साइड पे लेना है जिस साइड पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा डिक्रीज होती है। अगर मैं यहां से इधर ले लूं तो इस साइड पे जाने पे उतनी ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रही, यहां से सीधे जाने पे उतनी डिक्रीज होती है। जितनी डिक्रीज होती है ना, इस साइड आने पे उतनी डिक्रीज नहीं हो रही, ऐसा सीधा जाने पे उतनी डिक्रीज होती है। समझ गए कि नहीं? हेलो, क्लियर हो सर गया? हाँ बोलो। सरफेस पैरेलल रहो या ना रहो तब भी परपेंडिकुलर ही रहेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड? सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर ही गिरेंगी हमेशा। ठीक है? ओके सर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ऑलवेज वर्ड है ये। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस में और may not be parallel to each other, may or may not be parallel to each other। ये एक दूसरे के पैरेलल हो या ना हो ये कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के पैरेलल हो, बट एक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी। क्लियर हो गया अभी? हेलो, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब अगली क्लास में। तो कोई डाउट आज तक, यहाँ तक की जो क्लास हुई अपनी? हेलो।